संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि भूगोल वैकल्पिक विषय से संबंधित स्टार्टिंग के जो मैंने 3 वीडियो बनाए हैं उनको आपने न केवल ध्यान से सुना होगा बल्कि सोचने और समझने का भी प्रयास किया होगा, जिसके आधार पर आपने एक ओवरऑल अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी बना ली होगी। और अब यहाँ से आपको यह ध्यान रखना है कि किस प्रकार से भूगोल वैकल्पिक विषय को तैयार करते समय आपको टॉपिक वाइज टॉपिक एक स्ट्रैटेजी बनाकर सही दिशा में आगे बढ़ना है। यह भी ध्यान रखना है कि आप केवल वैकल्पिक विषय की तैयारी नहीं करेंगे बल्कि अपने भूगोल वैकल्पिक विषय के साथ साथ समान अध्ययन को भी साथ में लेकर चलेंगे, जिससे कि दोनों में एक बेहतर संतुलन बना रहे और तैयारी के स्तर पर कहीं आपको कोई उलझन ना हो। मेरा यह मानना है कि आप सबसे पहले अगर किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं या अपनी तैयारी प्रारंभ करते हैं तो यह ध्यान रखना है कि आखिरकार डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन यानी जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी अपनी मांग क्या है। तो जैसा कि पहले की वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि आपको जीएस के लेवल पर तैयारी करके पहले पीटी को क्वालिफाई करना है, और यही नहीं, आपको जीएस के लेवल पर मेंस में जो 1000 नंबर 1000 मार्क्स के अगर पेपर आते हैं तो उनमें से कम आपका टारगेट होना चाहिए कि 400 मार्क्स तक आप ला पाएँ। और साथ में आपको अपने ऑप्शनल में यानी ज्योग्राफी ऑप्शनल में अगर तैयारी करते हुए अपनी स्थिति को बेहतर करनी है तो 500 नंबर यानी 500 मार्क्स के जो 2 पेपर होते हैं उनमें से थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर पहले ये सोचना है कि किस प्रकार हम इस 500 नंबर में से कम 270 280 नंबर तक ला पाएँ। अगर आप ये सोचकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे कि हमें एग्जामिनेशन के ओवरऑल डिमांड को ध्यान में रखते हुए तैयार करना है, ना केवल किसी खास विषय पर अनुसंधान करना है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा। तो अब हमें ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस और उसके टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो जहाँ एक तरफ हमें एग्जामिनेशन के डिमांड को ध्यान में रखना है, वहीं अगर हम किसी भी सेक्शन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वहाँ नेचर ऑफ टॉपिक को समझते हुए, यानी हर टॉपिक का अपना नेचर होता है, उसे समझते हुए आपको सिलेबस का एक प्रकार से विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है। जब एक बार आप सिलेबस के अंतर्गत आने वाले शब्दों को समझ जाते हैं और आपके सामने यह स्पष्ट हो जाता है कि आखिरकार जो सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें किसी भी टॉपिक का अपना नेचर क्या है और सिलेबस की डिमांड क्या है, तो उसके आधार पर आप एक सही स्ट्रैटेजी यानी रणनीति बना सकते हैं। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको 2 बातों को हमेशा ध्यान में रखना है। आप किसी भी टॉपिक को जब तैयार कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य उस टॉपिक में आपको कोई स्पेशलाइज नहीं होना है, कहीं आप एमफिल और पीएचडी करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप किसी टॉपिक को एग्जामिनेशन के डिमांड को ध्यान में रखते हुए तैयार करते हुए जा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि हम सिलेबस को देखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें तो भूगोल वैकल्पिक विषय के अंतर्गत यानी ज्योग्राफी ऑप्शनल कि फर्स्ट पेपर में जो 2 सेक्शन है यानी सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 की बात करें, इन दोनों सेक्शन को तैयार करते समय आपको 250 नंबर की तैयारी करनी यानी 250 मार्क्स की तैयारी करनी है। इस 250 नंबर में से आपका टारगेट होना चाहिए कि सेक्शन 1 जिसके अंतर्गत आपको भौतिक भूगोल का अध्ययन करना है
और भौतिक भूगोल का अध्ययन करने के साथ आपको इस सेक्शन से 150 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो भी टॉपिक आते हैं वो सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यदि आप भौतिक भूगोल पर अपनी बेहतर पकड़ बनाते हैं तो इससे न केवल आप भूगोल वैकल्पिक विषय को बेहतर ढंग से तैयार कर पाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ आप सामान्य अध्ययन के स्तर पर भी अपने आप को सहज महसूस करेंगे। और अगर आप 150 नंबर की तैयारी सेक्शन 1 से करते हैं, यानी ये टारगेट लेकर चलते हैं कि 250 में से 150 नंबर हमें सेक्शन 1 के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके लाने का प्रयास करना, यानी यहाँ से हमें अटेम्प्ट करना है, तो वहीं पर जीएस के लेवल पर यहाँ से कम 50 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा। फर्स्ट पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, सेक्शन 2 की जहाँ तक बात है तो सेक्शन 2 के अंतर्गत आपको मानव भूगोल का अध्ययन करना है, ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल के अंतर्गत एक आपको कंपलसरी क्वेश्चन मिलेगा, यानी एक शॉर्ट नोट्स मिलेगा, और उस शॉर्ट नोट्स को अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ से 50 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। ये कंपलसरी शॉर्ट नोट्स होगा। इसी प्रकार वैकल्पिक विषय के सेक्शन 1 में भी एक कंपलसरी शॉर्ट नोट्स आता है 50 मार्क्स का। इसके अलावा आपको जो सेक्शन 2 में क्वेश्चन मिलेंगे उनमें से अगर सेक्शन 1 में से एक कंपलसरी शॉर्ट नोट्स होता है तो 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें से किसी भी आप 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से सेक्शन 2 में भी शॉर्ट नोट्स को छोड़कर 3 और प्रश्न होते हैं जिसमें से आप किसी भी 2 या 1 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ टारगेट बनाना है कि सेक्शन 2 से हमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 50 मार्क्स के लिए अपने आप को तैयार करना है। यानी अगर आप इस अप्रोच से चलते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं पेपर 1 में जो सिलेबस के टॉपिक दिए गए हैं उनके लिए बहुत ही फोकस्ड हो जाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी को एक क्लियर कट बनाकर आगे बढ़ेंगे कि हमें पेपर 1 में सेक्शन 1 को पहले ज़्यादा महत्व देना है, उसे तैयार कर लेना है, फिर सेक्शन 2 पर हमें वर्कआउट करना है, और सेक्शन 2 को तैयार करते समय कंपलसरी शॉर्ट नोट्स की तो तैयारी करनी ही है। उसके लिए एक अलग अप्रोच होगा, और एक जो क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा जिसमें आपको 200-300 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाएगा, उसके लिए हमें एक अलग स्ट्रैटेजी बनानी है। तो पहले हम लोग इस भौतिक भूगोल के पाठ्यक्रम को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जब आप भौतिक भूगोल के पाठ्यक्रम को देखेंगे तो सबसे पहला टॉपिक है भू आकृति विज्ञान। यदि आप तैयारी प्रारंभ करते हैं और भू आकृति विज्ञान चैप्टर से अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो हो सकता है इसके अंतर्गत इतने सारे चैप्टर्स हैं, टॉपिक हैं कि इनको लेकर आप इसमें अपना समय ज़्यादा दे दें, क्योंकि सामान्यतः यह देखा जाता है कि जब कोई भी किसी विषय का अध्ययन प्रारंभ करता है तो स्टार्टिंग में वो अपना पूरा एफर्ट लगाता है, क्योंकि उसके लिए वह विषय नया होता है। और ऐसा करने के क्रम में हो सकता है कि आप एक ऐसे सेक्शन का अध्ययन करने लगें जिसको तैयार करने में आपने बहुत एफर्ट लगा दिया, लेकिन यह सेक्शन आगे आने वाले जीएस के टॉपिक या ज्योग्राफी यानी भूगोल वैकल्पिक विषय के भी अन्य टॉपिक को तैयार करने की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि भू आकृति विज्ञान सही मायने में जियोलॉजी भूगर्भ शास्त्र का एक टॉपिक है जिसे भूगोल में शामिल किया गया है। इसलिए यह ध्यान रखना है कि भू आकृति विज्ञान को तैयार करने के पहले आप भौतिक भूगोल के अंतर्गत जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान के टॉप चैप्टर्स को अगर तैयार करते हैं तो इससे बेनिफिट ये होगा कि इन दोनों को तैयार करने पर चांसेज है कि आपको यहीं से 100 मार्क्स के यानी 50-50 नंबर के 2 क्वेश्चन मिल जाएं। यानी 2 सेक्शन को तैयार करके आप 100 मार्क्स की तैयारी कर सकते हैं, और साथ में इन दोनों सेक्शन से 2 शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे, तो 20 मार्क्स की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। यानी आपकी पहली स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत जलवायु एवं समुद्र विज्ञान को बेहतर ढंग से तैयार करके
पहले 120 नंबर की तैयारी कर लेनी है। यह एक ऐसा टॉपिक है जो कंसेप्चुअल है, यानी इसे एक बार आप समझ गए तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और कंसेप्चुअल होने के साथ ये स्टैटिक है, यानी इसमें कोई रोज़ नए नए परिवर्तन नहीं होते हैं। तो अगर इस पर एक बार आप समझ कर नोट्स बना लेते हैं तो उस नोट्स पर आप रिवीजन करते हुए उस पर अपनी स्थिति को और बेहतर कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में जलवायु एवं समुद्र विज्ञान के सेक्शन को तैयार करना है। फिर बैकअप के रूप में भू आकृति विज्ञान के सेक्शन को तैयार करना है, जिससे कि वहाँ से एक कंपलसरी शॉर्ट नोट्स तो आएगा। अगर इन केस इस सेक्शन से आपको 100 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो भू आकृति विज्ञान आपको बैकअप में सपोर्ट में एक टॉपिक रहेगा जहाँ से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक एडवांटेज क्या है कि आप जलवायु एवं समुद्र विज्ञान को तैयार करते हैं तो जितना समय आप इस दोनों सेक्शन को तैयार करने में देंगे उतना ही समय आपको एक सेक्शन को तैयार करने के लिए देना पड़ेगा, वो भू आकृति विज्ञान है। तो यहाँ पर इतने ही समय में आप 120 नंबर की तैयारी कर लेते हैं। साथ साथ में आप इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से इन्वायरमेंट और इकोलॉजी भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। पीटी की तैयारी करते समय भी आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी को बेहतर ढंग से तैयार करना है। तो आप इनका अगर आपके पास एक आधार होगा, इस पर एक बेहतर समझ होगी, तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को समझना भी आपके लिए आसान होगा। तो इससे आप आगे बढ़ सकते हैं। और तब इससे जहां एक तरफ आप अपने टॉप तैयारी के क्रम में आप आने वाले सेक्शन को, यानी उस सेक्शन को भी तैयार कर सकते हैं जो सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बेशक वैकल्पिक विषय के दृष्टिकोण से उसका लिमिटेड इंपॉर्टेंस हो। तो फर्स्ट स्टेप में यह ध्यान रखना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यदि आप भौतिक भूगोल के सेक्शन को देखेंगे तो चौथे नंबर पर बायोज्योग्राफी है, जीव भूगोल, और 5वें नंबर पर पर्यावरणीय भूगोल है। यह जो दो ज्योग्राफी के यहाँ पर सेक्शन मेंशन किए गए हैं, इसे आप भौतिक भूगोल से अलग निकालकर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के सेक्शन के साथ तैयार करना है। यानी इस सेक्शन को जब आप तैयार करना स्टार्ट करेंगे तो यह मान कर चलिएगा कि आप जीएस के इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को तो तैयार कर ही रहे हैं, और जीएस के थर्ड पेपर में जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं उनकी भी आप तैयारी शुरू कर दी है। और इस सेक्शन को अगर आप फर्स्ट सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यहाँ से शॉर्ट नोट्स, कंपलसरी जो शॉर्ट नोट्स आते हैं उसे अटेम्प्ट करने के लिए आपको यह सेक्शन तैयार करना है। और यहाँ आपको 10 × 2 20 मार्क्स के आपको कंपलसरी शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन मिलेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए कि जलवायु एवं समुद्र विज्ञान को तैयार करना है, और तैयार करते समय यह ध्यान रखना है कि वैकल्पिक विषय के लिए हम 120 नंबर की तैयारी कर रहे हैं, और सामान्य अध्ययन के स्तर पर अगर देखें तो वहाँ से प्रश्न तो आते ही हैं, लेकिन उसके पहले भू आकृति विज्ञान तैयार कर लेना है। तो भू आकृति विज्ञान, जलवायु और समुद्र विज्ञान तीनों को जैसे आप तैयार करेंगे वैसे ही आप सामान्य अध्ययन में भी 50 से 60 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो जलवायु, समुद्र विज्ञान और भू आकृति विज्ञान, इन तीनों को पहले तैयार कर लेना, लेकिन सीक्वेंस जलवायु, समुद्र विज्ञान और भू आकृति विज्ञान होना चाहिए। और इस सीक्वेंस में अगर आप तैयार कर लेते हैं तब आपको इस सेक्शन पे आना है, और इसे एक भौतिक भूगोल से अलग करके इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के संदर्भ में देखना है। अब यहाँ आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि यह जो भौतिक भूगोल का सेक्शन है, इसमें जलवायु एवं समुद्र विज्ञान की अगर हम टॉपिक को तैयार करते हैं तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसा कि पहले मैंने क्लियर किया है कि आपके पास 2 अप्रोच है। एक अप्रोच है कि आप बिगनर हैं, यानी अभी आपने तैयारी प्रारंभ की है और आपने जनरल स्टडीज़ के लेवल पर भी विषय का अध्ययन नहीं किया है, यानी एनसीईआरटी लेवल की भी किताबों को आपने नहीं पढ़ा है। स्कूल टाइम में जो आपने भूगोल का अध्ययन किया है वहीं तक आपकी अपनी तैयारी है, उसके अलावा आप ज्योग्राफी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो आप ऐसे में जनरल स्टडीज से ऑप्शनल की तरफ आएंगे। तब आप कहेंगे कि मैं तो सामान्य अध्ययन का भी कोर्स नहीं कर रहा हूं, या मैं अभी सामान्य अध्ययन की तैयारी नहीं कर रहा हूं, तो जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा उसमें जनरल से ऑप्शनल की तरफ आऊँगा, यानी वो टॉपिक जो सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम में भी है, जिसे सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से तैयार करना है, उसे मैं ध्यान में रखकर आपको टॉपिक एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। इसलिए ही मैंने पहले भी हिंट दिया था
कि कुछ ऐसे वीडियो हैं जो मैंने जीएस के लेवल पर तैयार किया है, यानी वो उन लोगों के लिए उस वीडियो को तैयार किया है जो जीएस के लिए भौतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे। वही वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा जिससे कि आपका क्या हो, एक बेस बन जाए। तो जब आप अपना एक फंडामेंटल या तैयार कर लेते हैं, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं या आपका फाउंडेशन बन जाता है, तो उसके बाद अगर आप ऑप्शनल को ध्यान में रखकर टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं तो सिर्फ ये समझना है कि जो वैकल्पिक विषय में क्वेश्चंस किए जाएंगे, यानी जो प्रश्न होंगे, उनका आप कैसे आंसर करेंगे। दूसरी तरफ आप ऑप्शनल से जीएस की तरफ भी जा सकते हैं। तो ऑप्शनल से जीएस की तरफ जाने का मतलब क्या है कि अगर आप जलवायु एवं समुद्र विज्ञान के टॉपिक को तैयार कर लिए तो आप इसकी सहायता से इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को अपने लेवल पर भी पढ़ सकते हैं, मैगजीन के द्वारा भी समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये दोनों अप्रोच आपके पास है कि जनरल से हमें स्पेसिफिक की तरफ आना है या स्पेसिफिक से हमें जनरल की तरफ जाना है, और इसी अप्रोच से आपको तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यदि आप नेचर ऑफ टॉपिक को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते हैं और भौतिक भूगोल के अंतर्गत यदि आपको जलवायु एवं समुद्र विज्ञान को तैयार करना है तो उसे तैयार करने के पहले, यानी उसकी तैयारी प्रारंभ करने के पहले आपको ये समझ लेना है कि पूरे पाठ्यक्रम को आप किस प्रकार से तैयार करेंगे, क्योंकि एक समय के बाद आपके ऐप में सभी सेक्शन के वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मर्जी में वो टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दें, बल्कि उसकी जगह जैसा अभी हमने कहा कि पहले हमें इस सेक्शन को तैयार करना है, यानी जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान को तैयार करना है। जलवायु विज्ञान की समझ जितनी अधिक बेहतर होगी उतना ही समुद्र विज्ञान के टॉपिक को तैयार करना आपके लिए आसान होगा। यानी आप समुद्र विज्ञान के टॉपिक को तैयार करते समय एक प्रकार से क्लाइमेटोलॉजी को रिवाइज करेंगे, और जब यह तैयार हो जाए तब आपको जियोमॉर्फोलॉजी के सेक्शन पे आना है, यानी वीडियो इसी सेक्शन में आपको उपलब्ध होगा। साथ में अगर आप जीएस से अलग हटकर टॉपिक की बात करें तो इस सेक्शन से भी आपको संबंधित वीडियो उपलब्ध होंगे। उसके बाद अगर आप इसमें कंफर्ट जोन में आ जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं कोर ज्योग्राफी यानी ज्योग्राफी के फिलॉसफी को भी समझूं, तो इस सेक्शन को आप तैयार कर सकते हैं। यह सेक्शन जब आप तैयार करेंगे तो इस सेक्शन को तैयार करने का मतलब हो गया कि आप मानव भूगोल यानी पेपर 1 के सेक्शन 2 में आप 50 नंबर की तैयारी कर लिए, यानी एक क्वेश्चन जो यहाँ से आएगा और कम से कम 2 शॉर्ट नोट्स यहाँ से मिल जाएंगे आपको। फिर आप पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के बारे में, ये जो टॉपिक है ये एक अलग सेक्शन है जिसके बारे में मैंने पहले भी हिंट दिया कि इसे पॉलिटी और आईआर के साथ तैयार किया सकता है। यहाँ से आप सीधे इस जगह पे आएंगे। इस सेक्शन को प्रिपेयर करने के साथ इसे ही बेस बनाते हुए, आधार बनाते हुए आप यूनिट 3 पर आएंगे, और इसी क्रम में आपको वीडियो मिलता जाएगा और इसी क्रम में आपको अपने आप को तैयार करते चलना है। जब यूनिट 3 तैयार हो जाए तो इसे ध्यान में रखते हुए आपको यूनिट 4 को प्रिपेयर करना है। और यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 4 जैसा कि पहले भी हमने आपको स्पष्ट किया था, एक प्रकार से आप यह मान सकते हैं कि सेक्शन को तैयार करते समय आप समान अध्ययन के अधिकांश सेक्शन को बेहतर ढंग से तैयार करेंगे। बस अंतर इतना है कि जो इधर के सेक्शन दिए गए हैं, रीजनल स्टडीज ऑफ इंडिया या यह भारत के भूगोल या आर्थिक और सामाजिक मुद्दे से संबंधित टॉपिक, इनको समान अध्ययन की तैयारी करते समय स्टूडेंट इकोनॉमी, सोसाइटी ऐसे सेक्शन को तैयार करते समय इसका अध्ययन करते हैं। ज्योग्राफी के अंतर्गत आने वाले इनमें से अधिकांश टॉपिक समान अध्ययन के अंतर्गत अलग अलग सेक्शन में आते हैं। जब आप इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, तो तभी जाकर आपको यह समझ में आएगा कि जो अन्य विषय यानी इकोनॉमी है, इंडियन सोसाइटी है या हिस्ट्री है, इन सभी सेक्शन को आपके लिए समझना कितना आसान हो जाएगा और आपको लगेगा कि इनसे तो आपके अधिकांश सेक्शन तैयार हो जा रहे हैं। तो अभी हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान के टॉपिक को तैयार करने के पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना है उसको पहले समझते हैं। तो जब कभी भी भूगोल वैकल्पिक विषय का अध्ययन कर रहे हैं या भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं तो इन 3 बातों को ध्यान में रखिएगा कि भूगोल एक स्थानिक विज्ञान है,
स्पेशियल साइंस है। अब आप कहेंगे कि इस स्थानिक विज्ञान का मतलब क्या है? स्थानिक विज्ञान का तात्पर्य अध्ययन के एक ऐसे विधि से है जिसके अंतर्गत हम क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। अब आप कहेंगे कि भौगोलिक विशेषताओं के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? तो सीधी सी बात है, जैसा कि अभी आपने सिलेबस देखा कि भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन करते समय हम किसी भी क्षेत्र विशेष की भू आकृतिक विशेषताओं यानी स्थल स्वरूपीय विशेषताओं का अध्ययन कर सकते हैं, वहाँ की जलवायु संबंधित विशेषताओं का अध्ययन कर सकते हैं, जलवायु विज्ञान भी सिलेबस में, वहाँ के जलमंडल की संबंधित विशेषताओं का अध्ययन कर सकते हैं, समुद्र विज्ञान आपके सिलेबस में। साथ में हम किसी भी क्षेत्र विशेष की मृदा और वनस्पति जीव जंतुओं से संबंधित विशेषताओं का अध्ययन कर सकते हैं। यानी जब हम किसी भी क्षेत्र विशेष का अध्ययन करते हैं तो वहाँ की भौतिक विशेषताओं का अगर अध्ययन करते हैं तो इसके लिए हम कहीं ना कहीं भौतिक भूगोल के पाठ्यक्रम को महत्व दे रहे हैं। और वहीं पर अगर सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी के अंतर्गत मानव भूगोल को शामिल किया गया है। तो जब हम किसी भी क्षेत्र विशेष का अध्ययन करते समय मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं, मानव की सामाजिक या सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो कहेंगे कि हम क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखते हुए भौतिक मानव संबंधित विशेषताओं के अध्ययन को महत्व दे रहे हैं। इस प्रकार के अध्ययन को ही कहा जाता है कि भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में विषय वस्तु का विश्लेषण कर रहे हैं। इसलिए भूगोल अन्य विषयों से अलग हो जाता है, क्योंकि अन्य विषयों में किसी खास विषय का अध्ययन किया जाता है। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों ही विशेषताओं के अध्ययन को महत्व दिया जाता है। इसलिए यह पॉइंट ध्यान रखना है। अब प्रश्न उठता है कि जब हम क्षेत्र विशेष का अध्ययन करेंगे तो क्षेत्र विशेष का अध्ययन करते समय हमें क्षेत्र को पहचानना पड़ेगा। तो क्षेत्र हो सकता है उसका विस्तार सीमित हो, तो क्षेत्र सीमित क्षेत्र भी हो सकता है, यानी किसी खास क्षेत्र को हम अध्ययन का आधार बना सकते हैं। हो सकता है वह क्षेत्र का भौगोलिक विस्तार अधिक हो, यानी वह एक विस्तृत क्षेत्र हो। तो यहाँ समझिएगा कि जब कभी भी हम भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में किसी विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं और क्षेत्र विशेष को अध्ययन का आधार बनाते हैं, तो पहले हमें यह डिसाइड करना पड़ता है कि हम सीमित क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं कि एक बहुत बड़े क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि हम भारत का अध्ययन कर रहे हैं या विश्व का अध्ययन कर रहे हैं। भारत का अध्ययन कर रहे हैं तो क्षेत्र सीमित हो गया। अगर हम भारत को ही अध्ययन का आधार बना रहे हैं, लेकिन भारत के अंतर्गत भी हम किसी राज्य का अध्ययन कर रहे हैं, किसी खास क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, तो भारत के संदर्भ में वह राज्य एक सीमित क्षेत्र हो गया। अगर हम किसी राज्य का अध्ययन कर रहे हैं तो उस राज्य के अंतर्गत अगर किसी खास स्थान का अध्ययन कर रहे हैं तो उस राज्य के संदर्भ में वो सीमित क्षेत्र हो गया। तो एक सब्जेक्टिव वर्ड है। तो पहला वर्ड ये ध्यान रखना है कि हम कहाँ का अध्ययन कर रहे हैं। वह अध्ययन, वह क्षेत्र सीमित है या अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरे नंबर पर ध्यान दीजिए कि भूगोल को ऑब्जर्वेशन साइंस भी कहते हैं, यानी यह एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत पहले हम प्रभाव को समझते हैं, पहले किसी भी क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को समझने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा पॉइंट यहाँ क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि ऑब्जर्वेशन साइंस होने के कारण हम इस विषय के अंतर्गत परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। परिवर्तन की जगह कह सकते हैं कि प्रभाव का अध्ययन करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अगर हम किसी भी परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं तो परिवर्तन का अध्ययन कैसे करेंगे, अध्ययन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब आप प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो परिवर्तन स्थानिक भी हो सकता है। स्थानिक परिवर्तन स्पेशियल चेंज, परिवर्तन कालिक परिवर्तन भी हो सकता है, टेम्पोरल चेंज, और परिवर्तन सामुदायिक स्तर पर भी हो सकता है, सामुदायिक परिवर्तन। जब तक भौतिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है
तब तक समुदाय के स्तर पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को महत्व नहीं देते। यानी भौतिक भूगोल का यहाँ मतलब है भू आकृति, जलवायु एवं समुद्र विज्ञान। जब तक हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, भौतिक घटकों का अध्ययन करते हैं, तो यह पहले मान कर चलते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र है जो मानव विहीन है, यानी वहाँ पर अभी मानव समुदाय का आगमन नहीं हुआ है। अब ध्यान दीजिए, जब हम स्थानिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, यानी आप यहाँ समझने का प्रयास करना है कि किसी स्थान में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने किसको फिक्स कर दिया, एक प्रकार से हमने यहाँ पर प्लेस को फिक्स करके, यानी आप कह सकते हैं सॉरी यहाँ पर कि अगर हम स्थानिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर हम जाते हैं और वहाँ की विशेषताओं में हमें विभिन्नता देखने को मिलती है, यानी यदि हम ये देखते हैं कि एक ही समय भारत, यूएसए, चाइना, मेक्सिको अलग अलग स्थान पर पाई जाने वाली विशेषताओं में हमें अगर विभिन्नता देखने को मिल रही है, तो इस प्रकार के अंतर को, इस प्रकार के परिवर्तन को स्थानिक परिवर्तन कहते हैं और इसका अध्ययन करते समय टाइम को फिक्स कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे समझिए कि यदि आप एक ही समय अलग अलग स्थान पर रहने वाले लोगों के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और वो इंटरैक्शन करते समय यह कह रहे हैं कि आप किसी और जगह पर रहने वाले व्यक्ति से अगर बातचीत कर रहे हैं और उससे यह पूछ रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ का या आपके यहाँ का मौसम कैसा है, गर्मी अधिक है या कम है, तो अगर वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है और आप कहते हैं हमारे यहाँ तो आसमान साफ है, तो एक ही समय दो अलग अलग स्थान पर रहने वाले लोगों ने जब वहाँ की मौसम संबंधित विशेषताओं को लेकर आपस में बातचीत की तो कहा कि दोनों स्थान का मौसम एक समान नहीं है। इसलिए आप कहें कि एक टाइम को फिक्स कर लिया कि एक ही समय अलग अलग स्थान पर पाए जाने वाली विशेषताओं में आपको स्थानिक विभिन्नता देखने को मिल रही है। और वहीं पर अगर कालिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं तब उस समय क्या करते हैं, प्लेस को फिक्स कर देते हैं। और प्लेस फिक्स करके यानी एक ही स्थान पर, आप जिस स्थान पर रह रहे हैं उसी स्थान पर सुबह, दोपहर, शाम, रात ऐसे समय के साथ वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन यानी मौसम में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सुबह की तुलना में दोपहर में तापमान अधिक था और तापमान अधिक होने के साथ दोपहर आने तक घने बादल छा गए और एकाएक तेज़ी से बारिश हो गई और दोपहर के बाद शाम आते हुए बादल, आसमान साफ हो गया, बारिश रुक गई और धीरे धीरे जो है तापमान तो कम ही हो गया और मौसम बदल गया। तो आप कहेंगे एक ही स्थान पर सुबह से लेकर शाम तक मौसम में हमने परिवर्तन को देखा। तो ऐसे में आपने क्या किया, अपने प्लेस को फिक्स कर लिया। तो यह ध्यान रखिएगा कि जब आप ऑब्जर्वेशन साइंस मानकर भूगोल का अध्ययन करते हैं तो पहले ऑब्जर्व कीजिए, पहले यह निर्धारित कीजिए कि आपके अध्ययन का उद्देश्य क्या है। क्या आप एक ही समय अलग अलग स्थानों में होने वाले परिवर्तन को समझना चाहते हैं, तो आप टाइम को फिक्स कर लीजिए। और अगर आप एक ही स्थान पर अलग अलग समय में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना चाहते हैं तो प्लेस को फिक्स कर लीजिए। अगर आप इनकी जगह किसी भी समुदाय का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस समुदाय को अध्ययन का विषय के रूप में लेना होगा। फिर ये देखना होगा कि वो समुदाय कौन से स्थान में रहता है, किस क्षेत्र में रहता है और समय के साथ उस समुदाय की विशेषताओं में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। एक अध्ययन का तरीका यह हो गया। यानी क्या किया आपने, किसी खास स्थान या क्षेत्र विशेष में रहने वाले समुदाय की आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं का आपने क्या किया, समय के साथ होने वाले परिवर्तन को समझने का प्रयास किया। वहीं एक ही समय अलग अलग स्थान पर रहने वाले समुदाय की भी विशेषताओं का अगर आप अध्ययन करते हैं तो क्या कह रहे हैं कि एक ही समय अलग अलग स्थान पर रहने वाले समुदाय की विशेषताएं एक समान नहीं है। तो वो आप किस संदर्भ में अध्ययन किए, स्थानिक
परिप्रेक्ष्य में आपने समुदाय की आर्थिक या सामाजिक विशेषताओं को अध्ययन करने का प्रयास किया। अब समझिए तीसरा पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों पर आधारित अध्ययन को महत्व देते हैं। यह कब इम्पॉर्टेंट हो जाएगा? जैसे आप भौतिक भूगोल की तैयारी करने के क्रम में विज्ञान की सहायता से वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को समझ लेते हैं, विज्ञान की सहायता से जलमंडल में होने वाले परिवर्तन को समझ लेते हैं, और विज्ञान की सहायता से अस्तस्रूपीय विशेषताओं में होने वाले परिवर्तन को समझ लेते हैं, यानी मौसम में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ अगर आप भूभौतिकी घटनाओं का अध्ययन कर लेते हैं, अन्य भूभौतिकी घटनाओं का, और उसके बाद जैसे ही आपने जैव भूगोल, पर्यावरण भूगोल यानी भौतिक घटकों के साथ प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतुओं को शामिल करते हुए मानव समुदाय को भी शामिल कर लिया, तो वहाँ पर आपके अध्ययन करने का तरीका बदल जाएगा। यानी उस समय आपको यह देखना है कि किस प्रकार वातावरण या पर्यावरण मानव की गतिविधियों को प्रभावित करता है, यानी स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतुओं का मानव समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। वहीं आपको यह भी देखना होगा कि मानव अपनी गतिविधियों के द्वारा किस प्रकार अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि भूगोल का अध्ययन करते समय पहले हमें क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर वहाँ की प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं का अध्ययन करना है। अगर ऐसा करते हैं तो ये भूगोल का प्रादेशिक अध्ययन हुआ, जो आपके सिलेबस में सेकंड पेपर से संबंधित है। भारत का भूगोल यानी भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में भारत का अध्ययन करना है। और अगर आप भूगोल को ऑब्जर्वेशन साइंस मानकर चलते हैं तो पहले प्रभाव को समझना है, फिर कारण खोजना है, यानी विज्ञान की सहायता से स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को समझना है, यहाँ तक कि प्राकृतिक वनस्पति, जैविक समुदाय में होने वाले परिवर्तन को समझना है। उसके बाद अगर आप भूगोल के इन संकल्पनाओं को अप्लाई करते हैं और मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों पर आधारित अध्ययन को महत्व देते हैं, तो पर्यावरण का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है और मानव पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है, इनको ध्यान में रखते हुए हमें भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों का विश्लेषण करना है। तो अभी हमें किस पर फोकस करना है? जलवायु एवं समुद्र विज्ञान को तैयार करते समय हमें भूगोल को ऑब्जर्वेशन साइंस मानकर चलना है पहले। उसके बाद जो हम विज्ञान की सहायता से वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को समझेंगे, उसे फिर क्षेत्र विशेष के संदर्भ में सत्यापित करने का प्रयास करेंगे या देखने का प्रयास करेंगे कि कहाँ तक भौगोलिक संकल्पनाओं यानी जलवायु विज्ञान से संबंधित जो संकल्पनाएं हैं वो क्षेत्र विशेष के संदर्भ में प्रासंगिक है। तो इस लाइन से आपको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि भूगोल का अध्ययन करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, तो आप संक्षेप में कह सकते हैं कि भूगोल एक स्थानिक विज्ञान है, इसलिए हमें क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखना है अध्ययन करते समय। भूगोल एक ऑब्जर्वेशन साइंस है, इसलिए हमें प्रभाव को पहले समझना है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे अध्ययन का आधार बनाना है और उसके कारण को समझना है। और ऐसा समझने के बाद फिर हमें यह विचार करना है कि पर्यावरण, मानव कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग जिस सेक्शन में आगे बढ़ने जा रहे हैं वह है भौतिक भूगोल की एक शाखा है जलवायु विज्ञान। और जलवायु विज्ञान का अध्ययन करते समय आपको यह समझ में आना चाहिए कि वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट। यदि आपसे कोई प्रश्न करे कि जलवायु विज्ञान का अध्ययन करते समय
हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो कहेंगे वास्तव में यह भौतिक भूगोल की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, और वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन का संबंध ही मौसम और जलवायु से है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जैसे कि पहले भी हमने आपको स्पष्ट किया है कि कभी भी किसी भी टॉपिक को आप अगर तैयार करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो रीडिंग नहीं मारना है, बल्कि उसकी जगह उसे समझने का प्रयास करना है, और समझते समय हर एक वर्ड के मीनिंग को पहले समझने का प्रयास कीजिए। तो जैसे पहला वर्ड यहाँ पर दिया है वायुमंडल, तो अब यह देखिए वायुमंडल के अगर हम शाब्दिक अर्थ को समझ जाएं तो बहुत कुछ हमारे लिए आगे आने वाले टॉपिक को समझने में आसान हो जाएगा। तो वायु का शाब्दिक अर्थ है गैसों का समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैस। अब यहां समझिए, जैसे ये वर्ड आपके सामने आया कि गैसों के समांगी मिश्रण को वायु कहते हैं, तो यदि आप साइंस का अध्ययन करते हैं तो आपके सामने प्रश्न आएगा कि भाई गैसों का समांगी मिश्रण जो है उनमें से वह कौन कौन से गैस हैं जिनको हम यहाँ शामिल करेंगे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है ऐसे गैस हैं जिनको वायुमंडल के संदर्भ में हम अस्थायी गैसें भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अध्ययन करते समय जलवाष्प की भी बात की जाती है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि कई प्रकार के गैस होते हैं, उनमें से हमें वायुमंडल का अध्ययन करते समय गैसों के उन समांगी मिश्रण को ध्यान में रखना है जिसका संबंध पृथ्वी की सतह के चारों तरफ गैसों के समांगी मिश्रण से निर्मित परत से, क्योंकि मंडल का शाब्दिक अर्थ होता है जोन, और इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि वायुमंडल क्या है। तो ये देखिए, यह है पृथ्वी की सतह और इसके चारों तरफ यदि गैसों का ऐसे समांगी मिश्रण है तो इसे कहेंगे एटमॉस्फेयर। अब सोचिए, यह भी हमने पहले आपको हिंट दिया है कि आप कोशिश कीजिए वर्ड्स के मीनिंग को समझने का, टेक्स्ट को डायग्राम में कन्वर्ट करने का। तो मान लीजिए कि आप किसी किताब का अध्ययन करते हैं और वहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी की सतह के चारों तरफ गैसों के समांगी मिश्रण से निर्मित परत को वायुमंडल कहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ऐसे डायग्राम बनाएंगे और कहेंगे ये पृथ्वी की सतह के चारों तरफ गैसों के समांगी मिश्रण से निर्मित परत यानी वायुमंडल है। फिर अगर इसके विज्ञान को समझना चाहेंगे कि आखिरकार इस वायुमंडल में कौन कौन से गैस मिलेंगे, तो गैस तो कई प्रकार के गैस आपको यहाँ मिलेंगे, लेकिन उन गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड को अस्थायी गैस से इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका अनुपात सभी जगह एक समान रहता है। तो फिर आपके मन में प्रश्न उठेगा, ऐसे कैसे होगा? अभी तो मैं मैगजीन में पढ़ रहा हूँ, न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ती जा रही है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा के बढ़ने के कारण ही आज पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है और यह ग्लोबल वार्मिंग का एक महत्वपूर्ण कारण बन रहा है। तो ऐसा अगर आप सोचने लगें तो कहीं ना कहीं वायुमंडल का अध्ययन करते समय आपने समुदाय को शामिल कर लिया, क्योंकि आज मानव जनित गतिविधियों के कारण ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि हो रही है। अब आप जब समुदाय को शामिल कर लेंगे तो ये विज्ञान ना होकर मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप पर आधारित अध्ययन हो जाएगा। यहाँ हमें एक आइडियल एटमॉस्फेयर को पहले समझना है, यानी पहले हमें कहीं ना कहीं वायुमंडल का सैद्धांतिक अध्ययन कर लेना है जिसमें मानव जनित गतिविधियों को शामिल नहीं करना है। तो अगर हम मानव जनित गतिविधियों को शामिल किए बिना वायुमंडल का अध्ययन करेंगे तो यह पाएंगे कि विज्ञान यह कहता है कि इन गैसों का सभी जगह इस पृथ्वी की सतह
के किसी भी स्थान पर अनुपात एक समान रहता है, और वहीं जलवाष्प का अनुपात सभी जगह एक समान नहीं होता है, बल्कि यह वायुमंडल में उपस्थित गैसों में एक प्रकार की परिवर्तनशील गैस है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर यह एक प्रकार का परिवर्तनशील गैस है तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि हम दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, या भारत की जगह हम किसी और देश में चले जाते हैं, अंटार्कटिका पहुंच जाते हैं, आर्कटिक महासागर के पास चले जाते हैं, ग्रीनलैंड के पास चले जाते हैं, यानी इस पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान पर जाते हैं, तो वहाँ पर जहाँ इन गैसों का अनुपात एक समान होना चाहिए, वहीं जलवाष्प की मात्रा सभी जगह एक समान नहीं होती है। जैसा कि अभी हमने आपको स्पष्ट किया कि हमें हमेशा ऑब्जर्व करते समय, यानी अध्ययन करते समय, परिवर्तन का अध्ययन करना है। एक स्थान से अगर हम दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ जब हमें वहाँ पाई जाने वाली विशेषताओं में किसी भी प्रकार का हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो वही हमारे अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो इस आधार पर आप क्या कहेंगे कि वायुमंडल में उपस्थित गैसों में हमें जलवाष्प की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को महत्व देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस पृथ्वी की सतह पर चारों तरफ जो वायुमंडल है वहाँ सभी जगह इसकी मात्रा एक समान नहीं होती है। इसी प्रकार किसी भी स्थान पर जलवाष्प की मात्रा भी हमेशा एक समान नहीं होती है, यानी जलवाष्प की मात्रा में स्थानिक और कालिक विभिन्नता दोनों देखने को मिलती है। तो ऐसे आपने क्या किया, जो अभी डिस्कस किया था उससे आपने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि कई सारे घटक एक जगह मिलेंगे, तो आपको सभी घटकों का अध्ययन एक साथ नहीं करना है, आपको यह डिसाइड करना है कि उनमें से कौन सा घटक अध्ययन का विषय होना चाहिए, और उस घटक को हमें अध्ययन के रूप में लेना है जिसकी विशेषताओं को लेकर सभी जगह समरूपता यानी समानता नहीं है। अब देखिए, यदि जैसे इस वर्ड से आप परिचित हो गए तो अगला पॉइंट ये आ रहा है कि भाई आखिरकार हम वायुमंडल का अध्ययन क्यों करें। तो वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन का संबंध ही मौसम से है। तो अब ध्यान दीजिए, जब वायुमंडल में परिवर्तन होगा तो कहेंगे वो परिवर्तन कैसा हो सकता है, वो परिवर्तन स्थानिक परिवर्तन भी हो सकता है, वो परिवर्तन कालिक परिवर्तन भी हो सकता है। जब हम स्थान विशेष के संदर्भ में किसी भी क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पर स्थान का संबंध सीमित क्षेत्र से भी हो सकता है, उसका संबंध विस्तृत क्षेत्र से भी हो सकता है। अब यहाँ समझिए कि यदि अगर हम समय के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं, यानी हम प्लेस को क्या कर दिए, यहाँ पर फिक्स कर दिए, तो समय के संदर्भ में कम समय में भी परिवर्तन हो सकता है, अल्पकालिक परिवर्तन, परिवर्तन लंबे समय के लिए हो सकता है, दीर्घकालिक परिवर्तन। अब ध्यान दीजिए कि यदि आप किसी भी प्लेस में रहते हैं और वहाँ पर आप समय के साथ होने वाले परिवर्तन को देख रहे हैं, यानी आप वहाँ वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे आपको गर्मी और ठंडक का एहसास हो रहा है, तो गर्मी और ठंडक का एहसास हमें वहाँ के वायुमंडल के तापमान से ही होता है, यानी वहाँ चलने वाली हवाओं के कारण ही हमें गर्मी या ठंडक का एहसास होता है। इसी प्रकार अगर हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ हमें अधिक उमस या कम उमस का एहसास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसे हम सेंस कर रहे हैं कि वायुमंडल में वाष्प की मात्रा अधिक है या कम है। इसी प्रकार अगर उस क्षेत्र में हवाएं चल रही हैं उसे भी हम सेंस कर रहे हैं, देख नहीं पा रहे, हमें सेंस करना होगा। और अगर हम आसमान में बादलों को देख रहे हैं तो कभी आसमान एकदम साफ दिखाई दे रहा है, एकदम नीला आसमान नज़र आ रहा है, तो कभी घने बादल छाए हैं, तो उसे हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और वहीं पर
अगर बारिश हो रही है तो बारिश को हम देख भी सकते हैं और उसे हम महसूस भी कर सकते हैं। तो सोचिए कि अगर आप किसी क्षेत्र में रहते हैं और उस क्षेत्र में कम समय के अंदर ही तापमान में, वाष्प की मात्रा में या वहाँ चलने वाली हवाओं की विशेषताओं में परिवर्तन होता है, तो आप कहेंगे ना कि एक सीमित क्षेत्र में अल्पकालिक परिवर्तन को मैं महसूस कर रहा हूँ। तो जब किसी भी सीमित क्षेत्र में अल्पकालिक परिवर्तन होता है, यानी जब इस प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसे मौसम कहते हैं। तो कह सकते हैं कि वायुमंडल में होने वाले, यानी वायुमंडल में होने वाली अल्पकालिक परिवर्तन को मौसम कहते हैं, जिसका संबंध सीमित क्षेत्र से होता है। तो सोचिए, अगर एक आम आदमी भी जो सेंसिटिव है, जो सेंस करता है, जिसे गर्मी ठंडक का एहसास होता है, जिसे चलने वाली हवाओं को वो महसूस करता है, वो जो बारिश हो रही है उसे वो ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, वह भी वायुमंडल में होने वाले इस परिवर्तन अर्थात मौसम को समझ सकता है। बस अंतर क्या है, आम आदमी मौसम में होने वाले परिवर्तन का वर्णन कर सकता है, वह यह बता सकता है कि किस प्रकार एक सीमित क्षेत्र में समय के साथ वायुमंडल में परिवर्तन हो रहा है, यानी मौसम में परिवर्तन हो रहा है। और आप इसी मौसम में होने वाले परिवर्तन के अगर कारण को स्पष्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपने क्या किया, विज्ञान की सहायता से मौसम में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो आपको पहले क्या बनना है, मौसम वैज्ञानिक बनना है, यानी विज्ञान की सहायता से वायुमंडल में होने वाले अल्पकालिक परिवर्तन को समझना है। पहले अध्ययन के रूप में सीमित क्षेत्र को लेना है। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी क्षेत्र को आप अध्ययन का विषय बना सकते हैं, अध्ययन का क्षेत्र बना सकते हैं और वहीं वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को आप समझ सकते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप भारत में रहते हैं, अगर आप भारत के में वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन को आप क्या कर रहे हैं, अपने जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उससे कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि मुंबई में बहुत बारिश हो रही है, असम में इतनी बारिश हो गई कि बाढ़ आ गया, और आप जहां रह रहे हैं वहां भी आप खुद से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अन्य क्षेत्र में जो आप न्यूज़पेपर या मैगजीन के माध्यम से आपको जानने को मिल रहा है, उसे आप अपने क्षेत्र में जो खुद सेंस कर रहे हैं उससे कंपेयर करके आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार वायुमंडल में जो अल्पकालिक परिवर्तन होता है उसका संबंध मौसम से होता है और वो सीमित क्षेत्र से होता है। तो यहाँ दो बातें स्पष्ट हो गई कि अगर कोई आपसे प्रश्न करता है कि वायुमंडल किसे कहते हैं, तो कहेंगे पृथ्वी की सतह के चारों तरफ गैसों के समांगी मिश्रण से निर्मित परत को वायुमंडल कहते हैं। दूसरा प्रश्न करता है कि वायुमंडल और मौसम में क्या संबंध है, तो आप क्या जवाब देंगे कि वायुमंडल में होने वाले अल्पकालिक परिवर्तन को ही मौसम कहते हैं, जिसका संबंध सीमित क्षेत्र से होता है। अब इससे आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि एक आदमी जो किसी भी क्षेत्र में रहता है वो सेंसिटिव है, उससे पूछा जाएगा कि वायुमंडल में जब परिवर्तन होता है तो उसमें किससे सबसे अधिक प्रभावित होते हो, तो वो कहेगा कि वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन में सबसे अधिक प्रभावित मैं तापमान से होता हूँ, गर्मी और ठंडक से होता हूँ, क्योंकि पूरे वर्ष हमेशा कभी तापमान बढ़ता है तो घटता है, जबकि हमेशा बारिश नहीं होती है, हमेशा उमस में परिवर्तन नहीं होता है, हमेशा हवाएं तेज़ या धीमी गति से नहीं चलती हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में रहता हो वहाँ के तापमान से, यानी वहाँ गर्मी या ठंडक से जरूर प्रभावित होता है। इसलिए मौसम को प्रभावित करने वाले जो जितने भी कारक है, घटक है, उनमें तापमान सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह अभी आगे समझेंगे कैसे है। अब यहाँ अगला प्रश्न उठता है कि जलवायु क्या है फिर, क्योंकि यहाँ तो लिखा हुआ है जलवायु विज्ञान, तो मौसम की सामान्य विशेषताओं को जलवायु कहते हैं। तो यहाँ समझिए, मौसम की
सामान्य विशेषताओं को जलवायु कहते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए कि अगर आपसे कहा जाए कि मौसम की सामान्य विशेषताओं का मतलब क्या है, तो आप किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक रह रहे हैं और वहाँ लंबे समय तक रहने के बाद आपने वहाँ के मौसम में होने वाले परिवर्तन को महसूस किया, उसके आधार पर आपने एक वहाँ के बारे में सामान्य जानकारी दे दी, तो कहेंगे वो वहाँ की जलवायु है। यानी जलवायु कोई अध्ययन का विषय नहीं है, बल्कि जलवायु के पहले अध्ययन का विषय क्या है, किसी भी क्षेत्र में होने वाले मौसम में होने वाले परिवर्तन का हमें अध्ययन करना है और इस अध्ययन के आधार पर ही हम वहाँ की सामान्य विशेषताओं को स्पष्ट कर सकते हैं कि उस क्षेत्र की जलवायु कैसे है। और हमेशा जलवायु का संबंध कहीं ना कहीं विस्तृत क्षेत्र से है। मौसम वैज्ञानिक क्या करते हैं, 30 ईयर्स, 32 ईयर्स, 36 ईयर्स लंबे समय तक मौसम में होने वाले परिवर्तन का उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद यह कहा कि इस क्षेत्र की जो सामान्य मौसम से संबंधित सामान्य विशेषताएं हैं, अर्थात यहाँ की जलवायु ऐसे है। तो अब खुद सोचिए कि अगर कोई आपसे कहे कि पहले आपको मौसम का अध्ययन करना है या जलवायु का अध्ययन करना है, तो आपका जवाब यहाँ क्या होना चाहिए कि हमें पहले वायुमंडल में होने वाले अल्पकालिक परिवर्तन को समझते हुए सीमित क्षेत्र में अध्ययन करना है, मौसम की विशेषताओं को समझना है, तभी जाकर हम मौसम की सामान्य विशेषताओं के रूप में उस क्षेत्र की जलवायु दशाओं को स्पष्ट कर पाएंगे। यानी पहले मौसम वैज्ञानिक बनना है, फिर मौसम की सामान्य विशेषताओं को आधार बनाते हुए हमें किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु विशेषताओं का अध्ययन करना है। अब आप कहेंगे कि यह बात थोड़ा और स्पष्ट हो जाए, तो इसे स्पष्ट करने के लिए ऐसे देखिए कि यदि मान लीजिए कि आप भारत में रहते हैं और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, उनमें से भी वैसे लोग जो भारत के उत्तरी मैदान में रहते हैं, वो आसानी से मौसम में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ भारत की जलवायु को स्पष्ट कर सकते हैं। कारण को समझने के लिए हमें टॉपिक को डिटेल में समझना होगा। तो मान लीजिए कि क्षेत्र क्या हो गया, भारत, और भारत में आप मार्च से जून से सितंबर के बाद दिसंबर और दिसंबर से मार्च, इस टाइम ड्यूरेशन को लेते हैं। तो किसको फिक्स कर दिया आपने, प्लेस को फिक्स कर दिया। और कौन सा अध्ययन कर रहे हैं, कालिक परिवर्तन को समझने का प्रयास करें, यानी समय के साथ होने वाले परिवर्तन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक आम आदमी से भी अगर आप पूछिएगा कि मार्च के समय उसे भारत के उत्तरी मैदान में रहते हुए किस प्रकार का एहसास होता है, तो कहेगा मार्च के समय ना उसे गर्मी लगती है ना ठंड लगती है, नॉर्मल यानी मौसम सामान्य लगता है। लेकिन जब उससे आप प्रश्न कीजिएगा कि मार्च से लेकर जून तक, यानी अप्रैल मई जून आने तक उसे किस प्रकार का एहसास होता है, तो कहेगा कि गर्मी का प्रभाव बढ़ने लगता है, यानी तापमान में वृद्धि होने लगती है। अब सोचिए, कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। इतना कॉमन सेंस यानी साइंस की समझ हर किसी को होती है कि अगर तापमान में वृद्धि होगी तो सीधी सी बात है कि जल की सतह के तापमान में भी वृद्धि होगी। जब जल की सतह का तापमान अधिक होगा तो जल क्या होगा, वाष्पीकृत होकर यानी वाष्प में परिवर्तित होकर वायुमंडल में जाएगा, जिससे वायुमंडलीय आर्द्रता में वृद्धि होगी। इसे कहते हैं, ये सेंस में डेवलप करना है। एक आपके पास ऑब्जर्वेशन सेंस होना चाहिए, यानी चीज़ों को महसूस करना है, यानी किताबों को पढ़ने लगे। आपको समझ में नहीं आ रहा है, पढ़े जा रहे हैं। जिसे एक गांव में रहने वाला किसान भी समझ सकता है कि मौसम कैसे बदल रहा है, उसे समझने के लिए किताबों को अध्ययन नहीं करना है, बल्कि उसे समझने के लिए अपने आप को ऑब्जर्वेटिव बना लेना है, सेंसिटिव बना लेना है। और उसके बाद थोड़ा सा आपको अपने
कॉमन सेंस को अप्लाई करना है और कॉमन सेंस को अप्लाई करके एक एक करके डेराइव करने का कोशिश करना है, डेरिवेटिव स्टडी करना है। जब आपके अंदर ये दो टेम्परामेंट होगा कि आप बोलेंगे कि नहीं मैं ऑब्जर्वेटिव हूँ, अपने आसपास के जो भी परिवर्तन होते हैं उनको मैं महसूस करता हूँ, स्पेशली उसे तो ज़्यादा महसूस करता हूँ जिससे मैं खुद प्रभावित होता हूँ, तो ये मान कर चलिए कि भूगोल विषय को तैयार करने में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, बल्कि इसकी जगह आप इस विषय को पढ़ते समय एंजॉय करेंगे, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जो आम आदमी का विषय है। जहाँ भी रहिएगा किसी न किसी क्षेत्र में तो रहिएगा, और वहाँ रहकर आप वहाँ होने वाले परिवर्तन को अगर सेंस ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं एक जागरूक व्यक्ति ही नहीं। हाँ, थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा तो ऐसे क्या करेंगे, डेराइव कर देंगे। जैसा अभी हमने उदाहरण दिया कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी पानी को गर्म करते हुए अगर देखा हो या पानी को गर्म होते हुए देखा हो तो उसने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब पानी गर्म होता है तो पानी वाष्प बनकर ऊपर वायुमंडल में जाता है, तो यानी वायुमंडल में जब वाष्प जाएगा तो इसी को आप कह सकते हैं तकनीकी भाषा में कि वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा यानी वायुमंडलीय आर्द्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब वायुमंडलीय आर्द्रता बढ़ रही है तो आप कहेंगे हाँ ऐसा तो हमने देखा है कि जब मार्च अप्रैल मई जून का समय आता है तो तापमान ही में वृद्धि नहीं होती है बल्कि आर्द्रता भी बढ़ती जाती, उमस बढ़ता जाता है। आम आदमी की भाषा में उमस बढ़ते जाता है। अब खुद सोचिए कि यदि तापमान में वृद्धि होगी, सतह का तापमान बढ़ेगा तो सतह के संपर्क में आने वाली वायु भी तो गर्म होगी। जब सतह के संपर्क में आने वाली वायु गर्म होगी तो आप ये सोचिए गर्म होगी तो हल्की होगी और हल्की होकर किधर जाएगी, ऊपर जाएगी। तो जैसे वायु गर्म होकर ऊपर जाएगी यानी कहीं ना कहीं वहाँ पर सतह पर उस वायु यानी गैस की सघनता क्या होगी, कम होगी। तो एक सिंपल कॉमन साइंस है कि आप पढ़ते आएंगे स्कूल टाइम से कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। तो आप सोचिए कि यदि प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल को दाब कहते हैं तो ऐसे में जब सतह गर्म होगा, सतह के तापमान में वृद्धि होगी, इसके संपर्क में आने वाली वायु गर्म होकर ऐसे ऊपर जाएगी तो कहीं ना कहीं सतह पर वायु की सघनता क्या होगी, कम होगी। तो जब सतह पर वायु की सघनता कम होगी तो सतह वायु दाब भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो सोचिए सिंपल सा एक कॉमन एग्जाम्पल सोच सकते हैं कि अगर किसी भी जगह पर जहाँ जो लोग रहते हैं उस जगह पर रहने वाले लोगों की संख्या जैसे जैसे कम होती जाएगी, वहाँ से लोग माइग्रेट करना शुरू कर जाएं, उस क्षेत्र से किसी और क्षेत्र में पलायन करने लगेंगे तो वहाँ जनसंख्या का दबाव क्या होगा, कम होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर सतह से वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी तो वायु दाब में कमी आएगी। तो आप कह सकते हैं कि जहाँ तापमान के बढ़ने से आर्द्रता में वृद्धि होगी, तापमान के बढ़ने से वायु दाब क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो जून आने तक टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाता है, प्रेशर मिनिमम हो जाता है, आर्द्रता यानी उमस मैक्सिमम हो जाता है। तो सोचिए जून आने तक जब गर्मी का प्रभाव अपनी चरम सीमा पर होता है, उमस अधिक हो जाता है, लो प्रेशर बनता है, तो उसी निम्न वायुदाब के क्षेत्र में समुद्र से चलने वाली हवाएं प्रवेश करती हैं। जब वो आती हैं तो अपने साथ जो वाष्प लेकर आती हैं उससे और अधिक क्या होने लगती है, वायुमंडल में अस्थिरता होती है और बारिश होने लगती है। इसीलिए आप ये देखते होंगे, महसूस करते होंगे कि जून से सितंबर के बीच में भारत में वर्षा होने के कारण ही इसे वर्षा ऋतु भी कहते हैं। अब सोचिए एक तरफ जून से सितंबर के बीच में भारत में बारिश होती है और कहीं ना कहीं वर्षा के साथ साथ वर्षा ऋतु का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, वहीं तापमान में कमी आने लगती है, गर्मी का प्रभाव कम होने लगता है। तो सोचिए लोग कहता है कि अब उमस बहुत हो गया, अब बारिश होनी चाहिए तभी गर्मी से राहत मिलेगी। तो जैसे बारिश होने लगती है तो लोग कहते हैं अब चलो गर्मी का प्रभाव कम हो रहा है। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आने तक लोग कहते हैं कि तापमान और कम हो रही है, अब तो ठंड का मौसम आ गया।
तो इस आधार पर लोग कहते हैं कि शीत ऋतु का समय आ गया है और दिसंबर आने तक टेम्परेचर मिनिमम हो जाता है। अब सोचिए कि जहां मार्च से जून तक तापमान में वृद्धि होने से गर्मी का प्रभाव बढ़ता जाता है, वहीं जून से सितंबर के बीच में तापमान में कमी आने से गर्मी का प्रभाव कम होने लगता है और सितंबर से दिसंबर के बीच में तापमान और कम होते जाता है। तो गर्मी का प्रभाव कम होने की जगह अब कहने लगते हैं लोग ठंड का प्रभाव बढ़ने लगा और दिसंबर जनवरी के आने तक बोलते हैं ठंड का प्रभाव अपनी चरम सीमा पर है, अब जो है ठंड से हमें राहत मिलनी चाहिए। और ऐसे में कहते हैं फिर दिसंबर के बाद मार्च आने तक तापमान में वृद्धि होने लगती है, तो कहते हैं कि अब ठंड का प्रभाव कम हो रहा है। तो सोचिए, आम आदमी के जैसा सोचिए कि लोग ऐसे कहते हैं कि यहाँ ठंड का प्रभाव कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो पहले ठंड को महसूस कर रहे थे, उसके अनुसार समय के साथ होने वाले परिवर्तन को समझ रहे हैं, तो कह रहे हैं ठंड का प्रभाव कम हो रहा है। अब यहाँ से कह रहे हैं कि यहाँ से गर्मी का प्रभाव बढ़ रहा है, अब यहाँ गर्मी को महसूस कर रहे थे इसलिए कह रहे हैं कि अब गर्मी का प्रभाव कम हो रहा है। इस आधार पर लोग कहते हैं कि मार्च से लेकर सितंबर तक एक प्रकार से गर्मी का मौसम रहता है और सितंबर से लेकर मार्च तक ठंड का मौसम रहता है। तो सोचिए 6 महीने तक लोग सामान्य विशेषताओं के आधार पर गर्मी कह देते हैं और 6 महीने के समय को ठंड कह देते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि यह जो अभी हमने आपको उदाहरण के तौर पर यह समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार यदि आप भारत में रहते हैं तो भारत में समय के साथ वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को अब तक महसूस करते हुए आए होंगे। हो सकता है इसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा, तो एक बार ये सोच लीजिए। जैसे आप सोचेंगे तो कहेंगे अच्छा ये तो स्थान विशेष के संदर्भ में वायुमंडल में होने वाले कालिक परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं और हर महीने जो परिवर्तन हो रहा है उसे समझना चाह रहे हैं। अल्पकालिक परिवर्तन है, यानी हम भारत के मौसम संबंधित विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं और इनका अध्ययन करने के बाद अगर आप इसकी जलवायु की बात करें तो आप ऐसा कहेंगे कि जो भी भारत के उत्तरी मैदान में ही रहता हो उससे अगर प्रश्न किया जाएगा कि यह बताइए कि भारत में अधिकांश समय आपको गर्मी का एहसास होता है कि ठंड का एहसास, तो कहेगा कि भारत में अधिकांश समय तो गर्मी का ही एहसास होता है, कुछ ही समय ठंड का प्रभाव अधिक होता है दिसंबर जनवरी के समय। इसलिए इस आधार पर आप मौसम की सामान्य विशेषताओं को अगर स्पष्ट करना चाहेंगे तो कहेंगे कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु ट्रॉपिकल है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। उष्ण का मतलब ही होता है अधिक तापमान, कटिबंध का मतलब होता है जोन। तो भारत एक ऐसे जोन में है जहां अधिकांश समय तापमान अधिक रहता है। अब सोचिए अगर कहा जाए कि ठीक है भारत में क्या वर्ष भर बारिश होती है, तो कहेंगे बारिश तो कभी भी हो सकती है, लेकिन सामान्यतः अधिकांश वर्षा जो है जून से सितंबर के बीच में होती है। यानी यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है और जून से सितंबर के मध्य में 80% से भी अधिक वर्षा होती है, यानी 80% या उससे अधिक वर्षा होती है। इस प्रकार से यहाँ पर अधिकांश वर्षा गर्मी के समय होती है। यह क्या हो गया? मौसम की सामान्य विशेषता, यानी भारत के मौसम में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करने के बाद ही हम भारत के मौसम से संबंधित सामान्य विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए यह कह सकते हैं कि भारत की भौगोलिक अवस्थिति कुछ इस प्रकार से है कि जिससे यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है और यहाँ अधिकांश वर्षा गर्मी के समय होती है। और इस प्रकार की जलवायु को भारत के संदर्भ में मानसूनी जलवायु कहते हैं। तो सोचिए, इमेजिन कीजिए कि इससे हमने आपको क्या समझाया कि यदि कोई व्यक्ति ऑब्जर्वेटिव है और ऑब्जर्वेटिव होने के साथ साथ यानी वो ऑब्जर्व करता है, देखता है, महसूस करता है, तो सबसे अधिक वो सबसे पहले यह अगर वो मैं ऑब्जर्व करता है तो कहेगा कि किसी भी क्षेत्र में रहें, चाहे जहाँ भी रहें, वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन से तो प्रभावित होते हैं, गर्मी ठंडक से प्रभावित होते ही हैं, चलने वाली हवाओं से प्रभावित होते ही हैं, बारिश होती है तो प्रभावित होते हैं। तो उससे अगर प्रश्न किया जाएगा कि आसपास के वातावरण में
यानी जो आसपास का जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें वह किससे सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो उसका जवाब स्पष्ट होगा कि प्राकृतिक वातावरण को प्रभावित करने वाले कारकों में मौसम या जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि आम आदमी, मानव समुदाय इससे सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो नेचर ऑफ टॉपिक क्या कह रहा है? नेचर ऑफ टॉपिक ये कह रहा है कि आपको ऑब्जर्वेटिव होना है और ऑब्जर्वेटिव होकर आपको चीज़ों को पहले प्रभाव को समझना है और प्रभाव को समझकर डेराइव करना है, डेरिवेटिव होना है कि यह होगा तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। फिर कंपैरेटिव स्टडी करना है। कंपैरेटिव का मतलब कि अगर आपने मार्च से लेकर जून तक कहा कि तापमान में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर क्या कहा, जस्ट इसका रिवर्स, मार्च से जून की जगह अगर आपसे कहा गया तो आपके सितंबर से दिसंबर के बीच में तापमान में कमी आ रही, यानी इधर तापमान में वृद्धि हो रही है तो इधर तापमान में कमी आ रही, इधर तापमान मैक्सिमम हुआ तो वहाँ तापमान मिनिमम हुआ, यहाँ प्रेशर मिनिमम हुआ तो वहाँ प्रेशर मैक्सिमम हो गया, यहाँ उमस अधिक होगा तो वहाँ उमस कम होगा, यहाँ बादल घने हो सकते हैं तो वहाँ आसमान साफ रहेगा। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, आपके अंदर कंपैरेटिव स्टडी करने की क्षमता होनी चाहिए। एक कंडीशन को समझ गए तो उसकी तुलना दूसरे कंडीशन से कीजिए, एक स्थान के मौसम को समझ गए तो उसकी तुलना दूसरे स्थान के मौसम से कीजिए और उसके बाद इनको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करके सामान्य विशेषताओं का वर्णन कर लीजिए। तो कुल मिलाकर अगर आप इस अप्रोच से आगे बढ़ेंगे, यानी धैर्य रखना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरे से गाइडेंस तो ले रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि चूँकि आप मेरे सामने नहीं हैं तो आप कितना मेरी बातों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ये तो मैं अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकता हूँ। मैं बस कह सकता हूँ कि एकदम धैर्य रखते हुए, पेशेंस के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना है। यह नहीं कि आपको वीडियो मिल गया तो आप फटाफट वीडियो देखना शुरू कर दिए, बल्कि जैसा मैंने कहा वैसे ही स्ट्रैटेजी के साथ काम कीजिए। क्योंकि सोचिए, अगर आप सिलेक्टेड लोगों का भी इंटरव्यू देखेंगे, पढ़ेंगे, तो कोई 4 अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर रहा है, कोई 5 अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर रहा है, कोई 5-5, 6-6 वर्षों से तैयारी कर रहा है। तो कम से कम अगर आपने तैयारी प्रारंभ की है तो चाहे आपको वीडियो 3 महीने में मिल जाए, 4 महीने में मिल जाए सारे कोर्स का, लेकिन कम से कम आपको 1 वर्ष का समय ज्योग्राफी ऑप्शनल को तैयार करने के लिए देना चाहिए। और उस 1 वर्ष में ज्योग्राफी ऑप्शनल को तैयार नहीं करना है, बल्कि इस 1 वर्ष के अंदर में ज्योग्राफी के साथ साथ कम से कम जीएस के जो फंडामेंटल सब्जेक्ट हैं, यानी ज्योग्राफी के साथ तो साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमी तो तैयार करना आपके लिए मस्ट है। अगर इसके साथ आप हिस्ट्री, पॉलिटी को भी कवर कर लेते हैं और ऐसा करने के बाद अगर आप इस पर अपनी पकड़ बना लेते हैं तो सोचिए आपके लिए क्या होगा कि आपने अपने आप को इस लायक बना लिया, इस लेवल पर तैयार कर लिया कि ऑप्शनल तो तैयार है ही, साथ में जीएस का जो मेन कोर सब्जेक्ट है उस पर हमारी पकड़ है। पीटी रुकेगा नहीं और उत्तर लेखन अभ्यास हम कर रहे हैं। अब ऑप्शनल और जीएस में बस यही बेसिक डिफरेंस है। आप कहेंगे कि जो जीएस में टॉपिक डिस्कस किया जाता है और सेम टॉपिक ऑप्शनल में डिस्कस किया जाता है तो उसमें अंतर क्या है। तो सामान्य अध्ययन की तैयारी करने वाले लोग जिनका भूगोल वैकल्पिक विषय नहीं होता है, वो क्या करते हैं कि जब तक भूगोल हो सकता है पढ़ रहे हैं, तब तक तो उस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जब तक वो विषय को तैयार कर रहे हैं उसके या क्लास कर रहे हैं तब तक तो उनकी मजबूरी उसे पढ़ना है। उसके बाद दूसरे विषय की क्लास शुरू हो जाती है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो पहले वाले सब्जेक्ट हैं ज्योग्राफी से वो आउट ऑफ टच हो जाते हैं। आपके साथ क्या है कि आप सब्जेक्ट को ना केवल पढ़ेंगे, समझेंगे, बल्कि उस पर आपको अपना नोट्स भी बनाना है, सिनॉप्सिस बनाना है, फिर उस पर उत्तर लेखन अभ्यास करना है। तो ऑप्शनल और जीएस में पहला बेसिक डिफरेंस यही है कि ऑप्शनल वाले एक ही टॉपिक को कई स्टेप में तैयार करते हैं। टॉपिक बल्कि जीएस से कम ही हो जाता है, लेकिन उस पर इंटेंसिव, उसका गहन अध्ययन करते हैं। और जीएस वाले क्या होते हैं, सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी, सामान्यता पढ़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वही आप में बदलाव होना चाहिए। तो एक आपने यहाँ देखा कि किस प्रकार नेचर ऑफ टॉपिक को हमें ध्यान में रखकर चलना है। तो नेचर ऑफ टॉपिक के आधार पर आपने क्या कहा कि हमें पहले प्रभाव को देखना है, फिर कारण समझना है, और कारण को समझते हुए हमें ये देखते चलना है कि एक परिवर्तन के पीछे कई कारण हो सकते हैं। तो एक एक करके हमें सभी कारणों पर विचार करना है,
वन बाय वन जब हम सभी कारणों पर विचार करेंगे तभी हम यह स्पष्ट कर पाएंगे कि एक परिवर्तन के लिए कौन सा कारण अधिक महत्वपूर्ण है और किसकी उपयोगिता या महत्व कम है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि वायुमंडल, मौसम और जलवायु में क्या संबंध है। उसे कंक्लूड करते हुए आगे बढ़ते हैं कि अगर पृथ्वी की सतह के चारों तरफ गैसों के समांगीय मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं तो इसी वायुमंडल में होने वाले अल्पकालिक परिवर्तन को मौसम कहते हैं, जिसका संबंध सीमित क्षेत्र से होता है। मौसम की सामान्य विशेषताओं को जलवायु कहते हैं, जिसका संबंध विस्तृत क्षेत्र से होता है। मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों में तापमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो अब अगर हम नेचर और टॉपिक के अकॉर्डिंग सिलेबस को समझते हुए अपने प्रिपरेशन यानी तैयारी की अगर एक योजना बना लेते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि जलवायु विज्ञान को तैयार करते समय आपको बेसिक लेवल पर यानी कह सकते हैं जो बेसिक है यानी टॉपिक है उसमें तापमान, वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वर्षण प्रेसिपिटेशन, इतने टॉपिक को कवर करना है। ये बेसिक टॉपिक है, ये ध्यान रखिए। इसे प्रिपेयर करते समय आपको ये मान के चलना है कि आप जीएस पीटी से स्टार्ट करेंगे, फिर जीएस मेंस की तरफ बढ़ेंगे, फिर ऑप्शनल की तरफ आना है। इन सभी को मैं कवर करूंगा। पीटी का मतलब ये नहीं है कि तथ्यों को याद करना। पीटी का मतलब है कि अगर ये जितने भी टॉपिक हैं इन सभी टॉपिक को अगर हम तैयार करेंगे तो इस टॉपिक को पहले सब टॉपिक में ऐसे ब्रेक करेंगे और इसी सब टॉपिक को फर्दर अगर ब्रेक करते हुए आगे बढ़ेंगे तो इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे। इसी पैराग्राफ को फर्दर हम समझेंगे तो इसमें कई सारे हो सकता है हमें सेंटेंसेज मिले, वाक्य मिले, और इसी वाक्य को समझने के बाद हो सकता है इसी वाक्य में कई सारे वर्ड्स मिले। जैसे अभी हमने आपको समझाया कि वायुमंडल में वायु क्या है, मंडल क्या है। तो ऐसे अगर आप चलते हैं यानी टॉपिक को ब्रेक करते 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 एकदम माइक्रो नैनो लेवल तक चले जाते हैं तो इसे ही कहते हैं ऑब्जेक्टिव स्टडी। कई बार लोग जो है ऑब्जेक्टिव स्टडी को तथ्यात्मक स्टडी मान लेता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव स्टडी का मतलब है कंसेप्चुअल स्टडी, विषय को गहराई से समझना। तो विषय को गहराई से जब आप समझेंगे तभी आपको विषय पर इसकी पकड़ होगी। हाँ, जब मैं ये कवर कराऊंगा तो इसको लेकर आप निश्चिंत रहिए। इतनी चीज़ों को लेकर इसमें आपको क्या करना है कि इसके साथ यदि आप चाहें तो जैसा कि पहले हमने बताया कि आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ जीएस की भी तैयारी करनी है। तो आप जब इस सेक्शन को तैयार कर रहे हैं तो साइंस के लेवल पर, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो साइंस के लेवल पर आप हीट, वेव, प्रेशर, टेम्परेचर, ऐसे टॉपिक को पढ़ लीजिए। बेसिक टॉपिक को बेसिक लेवल की एनसीईआरटी की किताब में आप इन सभी चैप्टर को पढ़ सकते हैं। आप नहीं भी पढ़ेंगे तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि जहाँ जहाँ आवश्यकता हो वहाँ वहाँ साइंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलो। क्योंकि सोचिए पहले ही आ गया टॉपिक तापमान, तो तापमान का मतलब ही है किसी वस्तु में निहित ऊष्मा, हीट। अब जब आप हीट को यहाँ साथ साथ में साइंस का पढ़ते जाएंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस बनता जाएगा, चलो मैं ज्योग्राफी तो तैयार कर ही रहा हूँ जीएस से लेकर ऑप्शनल तक के लिए, साथ में ज्योग्राफी के साथ साथ जनरल साइंस की भी तैयारी साथ में लेकर चल रहा हूँ। और
उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनका ये बैकग्राउंड यानी साइंस को लेकर डर लगता है। बल्कि जब साइंस को साथ में लेकर चलेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जिनको पहले साइंस को लेकर डर लगता होगा वो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अगर पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो उनकी साइंस पर भी अपनी समझ बेहतर होती चली जाएगी। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि IAS बनने के लिए आपको अपने लेवल पर भी एफर्ट लगाना है। मैं अपनी तरफ से तो एफर्ट लगाऊंगा ही। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए। जब आप ये सेक्शन तैयार कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ऐसे ही आप अपना अंडरस्टैंडिंग को पहले बेहतर कर लीजिए, यानी इस पर अपना एक सिनॉप्सिस बना लीजिए। और इस पर जितनी बेहतर आपकी समझ होगी, यानी जितना बेहतर ढंग से आप टेम्परेचर समझेंगे, उतना ही आसानी से आप वायुमंडलीय आर्द्रता समझेंगे। जैसे कि अभी हमने आपको हिंट दिया था कि अगर तापमान में वृद्धि होगी तो जल की सतह का तापमान बढ़ेगा, जल वाष्पीकृत होगा, वायुमंडलीय आर्द्रता में वृद्धि होगी। यदि तापमान में वृद्धि होगी तो सतह के संपर्क में आने वाली वायु भी गर्म होगी। जब वायु गर्म होगी तो सतह से ऊपर की ओर जाएगी, हल्की होने के कारण वायुमंडलीय दाब कम होगा। अगर वायुमंडल में वायु अपने साथ जल वाष्प को लेकर जा रही है तो वही वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प जल के बूंदों में या हिम के कणों में परिवर्तित होगा तो वर्षा होगी। तो मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों में तापमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि तापमान में परिवर्तन के कारण ही वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब में भी परिवर्तन होता है, जिससे वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, प्रतिकूल स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। जैसे इसको रिवर्स कर दीजिए कि यदि तापमान में कमी आती है तो जल की सतह का तापमान भी कम होगा, तो जल वाष्प में नहीं परिवर्तित होगा बल्कि जल बर्फ में परिवर्तित हो सकता है, यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी। और वहीं जब तापमान में कमी आएगी तो सतह के संपर्क में आने वाली वायु ठंडी होगी, ठंडी होगी तो भारी होगी, भारी होगी तो सतह पर बैठेगी तो वायुदाब बढ़ेगा। तो सोचिए, ना वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ रही है, ना वायुमंडल में वाष्प को ले जाने के लिए वायु का आरोहण हो रहा है, ना वायु सतह से ऊपर की ओर जा रही है, तो वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बनेगी। तो सोचिए, एक बार आपने गर्मी के समय तापमान में होने वाली वृद्धि के साथ मौसम में होने वाले परिवर्तन को समझ लिया तो ठंड के समय इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो इसलिए ये बेसिक टॉपिक है, इसको तैयार करने में कोई जल्दीबाजी नहीं दिखानी है। इसको तैयार करने में यह मान के चलना है कि आपको इसमें ऑब्जेक्टिव सेंस डेवलप हो और कोशिश करना है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करें। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए कि इसके बाद अगर सिलेबस में आएंगे और नेचर ऑफ टॉपिक को ध्यान रखेंगे तो जो टॉपिक आपको तैयार करना है बेसिक के बाद, यानी बेसिक्स जो आपके तैयार होंगे उनकी सहायता से जो टॉपिक तैयार करना है यह है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वायुमंडलीय परिसंचरण। यही मेन टॉपिक है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के शाब्दिक अर्थ से ही आप चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि वायुमंडल का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी की सतह के चारों तरफ गैसों के समांगी मिश्रण से निर्मित परत। सर्कुलेशन का शाब्दिक अर्थ होता है चक्रीय प्रवाह। तो अब यहां समझिए कि अगर एटमॉस्फेयर में पृथ्वी की सतह है और ऐसे वायुमंडल का चक्रीय प्रवाह हो रहा है, कहीं हवा ऊपर की ओर जा रही है, कहीं नीचे की ओर आ रही है, तो यही जब वायुमंडल में वायु का चक्रीय प्रवाह होता है तो वायु के क्षैतिज प्रवाह को पवन कहते हैं, विंड। और यह ध्यान दीजिए, वायु के क्षैतिज प्रवाह को यदि पवन कहते हैं तो वायु के ऊर्ध्वाधर प्रवाह को वायु तरंग कहते हैं, एयर करंट कहते हैं। तो आप सोचिए कि यदि तापमान में वृद्धि हो रही है
वायु गर्म होकर सतह से ऊपर जा रही है तो कहीं तापमान में हो सकता है कमी हो रही हो, वहाँ वायु ठंडी होकर सतह पे आ रही है तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण कहीं लो प्रेशर तो कहीं हाई प्रेशर होगा। जहाँ वायु सतह से ऊपर जाएगी वहाँ वायु की सघनता में कमी आएगी, वहाँ लो प्रेशर बन जाएगा। जहाँ वायु सतह की ओर आएगी, सतह पर बैठेगी, वहाँ हाई प्रेशर बन जाएगा। प्रेशर डिफरेंस हो गया, एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशन हो रहा है और एटमॉस्फेयर में जो सर्कुलेशन हो रहा है, इस सर्कुलेशन के कारण ही मौसम में परिवर्तन होता है। ध्यान रखिएगा, मैं कोई टॉपिक एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं यह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो सिलेबस में वर्ड दिए गए हैं उनको कैसे समझा जाता है। और टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले अगर आपको ये पता रहे कि कौन कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है, उनका आपस में किस प्रकार का अंतर संबंध है, तो टॉपिक को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे किसी पिक्चर को देखने के पहले यह जानकारी हो जाए कि इस पिक्चर में कौन कौन से कैरेक्टर हैं और उनका कैरेक्टर के बारे में अगर आपको जानकारी हो जाए तो आप आसानी से उस पिक्चर के स्टोरी को जब देखेंगे तो पता रहेगा किस कैरेक्टर की क्या भूमिका होगी, क्या रोल होगा, वही यहाँ ध्यान रखना है। तो आप अगर इतनी बातों को समझ गए तो इस आधार पर कह सकते हैं कि पहले जब बेसिक्स पर आपका कमांड हो जाएगा तो टॉपिक की तरफ आना है। टॉपिक की तरफ आएंगे तो इतने से आप वायुमंडलीय परिसंचरण के शाब्दिक अर्थ को स्पष्ट कर दिए कि वायुमंडलीय परिसंचरण का शाब्दिक अर्थ है वायुमंडल में वायु राशियों का, यानी गैसों के समांगी मिश्रण का चक्रीय प्रवाह। और इस प्रकार से सबसे पहले आपको इस सिलेबस के अंतर्गत जिस टॉपिक का अध्ययन करना है वह पहले है ये सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण, जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। इसके बाद देखिए, जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बाद जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वह है वायुमंडलीय परिसंचरण की क्रियाविधि से संबंधित दिए गए मॉडल। यह टॉपिक ऐसा है, परिसंचरण से संबंधित दिए गए मॉडल जो टॉपिक है, इसका जीएस से कम ऑप्शनल से अधिक लिंक है। इससे संबंधित मॉडल का जब अध्ययन करते हैं या मॉडल या सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो ये अपने आप में स्पेसिफिक हो गया। इस कारण से यह टॉपिक ऑप्शनल ओरिएंटेड हो जाएगा, इसे ध्यान में रखकर आपको चलना है। उसके बाद अगर आएंगे तो यहाँ से मेन टॉपिक आएगा वायुमंडलीय परिसंचरण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। यह एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, जीएस के दृष्टिकोण से भी देखें, ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें। तो अब यहाँ समझना है कि जब वायुमंडल में वायु राशियों का चक्रीय प्रवाह होता है तो वह चक्रीय प्रवाह क्यों होता है, कितने प्रकार से होता है, उसके लिए जो मौसम वैज्ञानिकों ने अपने विचारों को व्यक्त किया उसे समझते हुए हमें टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का अध्ययन करना है। यानी टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की अगर हम बात करें, यानी वायुमंडलीय परिसंचरण के प्रकार, तो वायुमंडलीय परिसंचरण के प्रकार के अंतर्गत सबसे पहले आपको प्राथमिक परिसंचरण का अध्ययन करना है, प्राइमरी सर्कुलेशन का। प्राथमिक परिसंचरण के अंतर्गत हम उन्हें सम्मिलित करते हैं जिसका संबंध वायुदाब कटिबंध से होता है, प्रेशर बेल्ट से। यानी इसका अध्ययन करते समय हम ग्लोब को अध्ययन के आधार के रूप में लेते हैं, यानी ग्लोब को अध्ययन का क्षेत्र मान लेते हैं और इस पृथ्वी की सतह को समांगी मानते हुए पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक स्तर पर वायुमंडल में वायु राशियों का चक्रीय प्रवाह कैसे होता है। और इसके अंतर्गत जिसे शामिल किया जाता है वह है एक भूमंडलीय पवन, प्लैनेटरी विंड,
दूसरा है जेट स्ट्रीम, जेट प्रवाह। अब समझिएगा, भूमंडलीय पवन हो या जेट प्रवाह हो, अगर दोनों के बारे में आपसे कहा जाए तो इतना तो कह सकते हैं ये दोनों ही प्राथमिक वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत आते हैं, जिनका प्रवाह ग्लोबल लेवल पर होता है। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, प्रेशर डिफरेंस के कारण जब वायु राशियों का चक्रीय प्रवाह होता है तो इस प्रकार के प्राथमिक वायुमंडलीय परिसंचरण की उत्पत्ति होती है। द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत चक्रवात, साइक्लोन, प्रतिचक्रवात, एंटी साइक्लोन और मॉनसून। भारत की मॉनसूनी जलवायु की अगर हम बात करें तो मॉनसून को भी शामिल करते हैं। मॉनसून भी एक प्रकार की हवा का नाम है जिसे द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण में रखते हैं। अब आप कहेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जब किसी क्षेत्र विशेष में उच्च वायुदाब या निम्न वायुदाब की कोशिका का विकास होता है, यहाँ कटिबंध है, एक जोन बनता है, यहाँ बेल्ट बनता है, और यहाँ पर चक्रवात का संबंध निम्न वायुदाब के केंद्र से ऐसे सेंटर बन जाएगा। तो अगर हम पृथ्वी की असमांगी सतह को अध्ययन के रूप में लेते हैं, यानी यह मान कर चलते हैं कि पृथ्वी पर कहीं जल की सतह है तो कहीं स्थल की सतह है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, मैदान है, इन सबको शामिल करते हुए अगर हम चलते हैं और यह देखते हैं कि सेम जोन में किस प्रकार असमांगी सतह के प्रभाव के कारण तापमान में डिफरेंस होता है, और इससे कहीं का क्षेत्र, किसी क्षेत्र में तापमान अधिक या किसी क्षेत्र में अगर कम होता है तो उच्च या निम्न वायुदाब का विकास होता है। तो इस प्रकार के उच्च या निम्न वायुदाब के केंद्र के विकसित होने पर जो वायुमंडल में परिसंचरण होता है उसे द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण कहते हैं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह सेक्शन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आएंगे तो तीसरे नंबर पर है तृतीयक वायुमंडलीय परिसंचरण। और तृतीयक वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर जब वायु दाब में परिवर्तन होता है और हवाएं चलने लगती हैं तो उसे हम तृतीयक वायुमंडलीय परिसंचरण में सम्मिलित करते हैं या शामिल करते हैं, और इनका संबंध स्थानीय पवनों से, लोकल विंड से। तो ध्यान रखिएगा, सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से भी यह सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आप सामान्य अध्ययन के मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम को देखेंगे तो वहाँ पाएंगे कि एक लाइन में दिया हुआ है विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, और अलग एक लाइन दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है चक्रवात जैसी भूभौतिकी घटनाएं, एक्सेट्रा लिखा हुआ है। चक्रवात के आगे अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि चक्रवात के आगे एक्सेट्रा लिखकर यह मेंशन कर दिया कि और भी घटनाएं होती हैं। तो चक्रवात हो, जेट स्ट्रीम हो, मॉनसून हो, ये सभी इसमें शामिल होता है। तो यूपीएससी ने बहुत स्मार्ट वर्क किया है। जीएस के फर्स्ट पेपर में भूगोल के सिलेबस को 3 लाइन में मेंशन किया है, और 3 लाइन में जो तीसरा लाइन है उसमें वैसे घटनाओं को शामिल किया है जिससे वातावरण पर प्रभाव पड़ता है, मानव की जीवन शैली पर प्रभाव पड़ता है, आर्थिक सामाजिक विकास भी प्रभावित होता है। उसके अंतर्गत इसका अध्ययन करना है, क्योंकि चक्रवात भारत जैसे देश के लिए एक डिजास्टर भी है। मॉनसून हवाओं के कारण ही भारत में बारिश होती है, और भारत के जो मौसम संबंधित सामान्य विशेषताएं हैं उसको निर्धारित करने में इस मॉनसून की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखा जाए तो यह टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके कारण आप इनको अगर तैयार कर लेंगे तो इससे भारत की जो भौतिक विशेषताएं हैं, भारत की जो जलवायु है, उसे भी समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक आप एक प्रकार से
सामान्य अध्ययन की ही तैयारी, सामान्य अध्ययन को भी तैयार करते चल रहे हैं, और सामान्य अध्ययन की तैयारी करने वाले लोगों को भी, चाहे उनका भूगोल वैकल्पिक विषय हो या ना हो, उन्हें ये पढ़ना ही है। अंतर बस इतना ही है कि जिनका भूगोल वैकल्पिक विषय होता है उन्हें ज़्यादा ये समझ में आता है कि इस टॉपिक को अगर हम तैयार कर रहे हैं तो हमें कहाँ तक समझना है। यहाँ इतने सारे टॉपिक में केवल एक ही सैद्धांतिक टॉपिक था, वो वायुमंडलीय परिसंचरण की क्रियाविधि से संबंधित दिए गए मॉडल। अब यहाँ के बाद अगर आप आएंगे तो इन सबको आधार बनाकर एक सामान्य टॉपिक है, यानी बेसिक आप कह सकते हैं। टॉपिक के बाद अगर आप बेसिक को क्लियर करते हुए आप एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को समझ लेते हैं और उसके बाद इसको अप्लाई करते हैं, इसके एप्लीकेशन पर आते हैं, तो एप्लीकेशन में एक टॉपिक है जलवायु प्रदेश, क्लाइमेटिक रीजन। यह जलवायु प्रदेश ऐसा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, बल्कि यह कह सकते हैं ये इन्वायरमेंट को समझने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, पर्यावरण से संबंधित विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और यह अगर देखा जाए तो सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस जलवायु प्रदेश के बाद इसको आधार बनाकर जो आपको टॉपिक का अध्ययन करना है वह है जलवायु वर्गीकरण, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। जलवायु वर्गीकरण, ध्यान रखिएगा कि जलवायु वर्गीकरण यह एक ऐसा टॉपिक है जिसको भूगोल वैकल्पिक विषय की तैयारी करने वाले को ही विशेष रूप से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से आपको सैद्धांतिक टॉपिक का अध्ययन नहीं करना है। तो कोपेन ने, थॉर्नथवेट ने, त्रिवार्था ने किस प्रकार से मौसम से संबंधित सामान्य विशेषताओं के आधार पर पृथ्वी की सतह को अलग अलग जलवायु प्रदेशों में सीमांकित किया, इसका अगर आप अध्ययन करते हैं तो आप कहेंगे कि अब हम विशिष्ट अध्ययन कर रहे हैं, सैद्धांतिक अध्ययन कर रहे हैं। कई बार सामान्य अध्ययन की तैयारी करने वाले वैसे स्टूडेंट जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं होता है, वो भी क्लास में डिमांड कर देते हैं कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण बता दीजिए। तो मैं उन्हें वहाँ कहता हूँ कि अगर आप कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का भी अध्ययन करने लगेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी शुरू कर दी। यहीं पर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल और नॉन ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले में डिफरेंस हुआ। अगला पॉइंट ध्यान दीजिए कि जब आप इनको प्रिपेयर करेंगे तो इसी के आधार पर आप पूरे क्लाइमेटोलॉजी को रिवाइज कर सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मास, वायु राशि की संकल्पना। सबसे मज़ेदार बात यह है कि वायु राशि की जो संकल्पना है, जीएस के लेवल पर इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन नहीं करते आया, यह मानकर कि अगर मैं जलवायु वर्गीकरण और वायु राशि की संकल्पना को भी सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम में एक्सप्लेन कर दूंगा तो फिर ज्योग्राफी ऑप्शन और जीएस में डिफरेंस क्या रह जाएगा। लेकिन यूपीएससी के मेंस में भी, यानी सिविल सेवा परीक्षा का जब आप पेपर देखेंगे, मेंस का पेपर, तो वहाँ पर एयर मास के कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, और इसी को क्वेश्चन को आधार बनाते हुए यूपीपीसीएस ने भी क्वेश्चन पूछा। तो आप सोच लीजिए कि आपसे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस यानी यूपीपीसीएस भी यह अपेक्षा कर रही है कि जिनका भूगोल बैकग्राउंड यानी जिनका वैकल्पिक विषय भी नहीं है, उन्हें भी मौसम में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते समय वायु राशि की संकल्पना को भी समझना चाहिए। यानी वायु राशि की संकल्पना को भी ध्यान में रखकर उन्हें मौसम में होने वाले परिवर्तन को समझने की आवश्यकता है। तो सोचिए, ये सब अप्लाइड टॉपिक है। इनके बाद अगर आप आएंगे तो इन सबको जैसे कवर करेंगे तो टॉपिक आपके सामने आएगा वायुमंडलीय, अस्थिरता, वायुमंडलीय स्थिरता, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। ये जितने भी टॉपिक हैं जो यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप ये समझ लीजिए, ये सभी टॉपिक जो हैं इनके द्वारा आप ये जो बेसिक और जो आप टॉपिक तैयार किए रहेंगे, इनसे आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। एक प्रकार से ये रिवीजन के लिए
इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आपका बेसिक तैयार है, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, वर्षण टॉपिक पर आपकी समझ है, तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, उसके टाइप्स को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप ये दोनों को तैयार कर लेते हैं तो ये जलवायु वर्गीकरण यानी जलवायु प्रदेश, जलवायु वर्गीकरण, वायु राशि की संकल्पना, वायुमंडलीय स्थिरता और अस्थिरता जैसे टॉपिक को समझना आपके लिए आसानी नहीं होगा, बल्कि पहले तैयार किए गए टॉपिक की सहायता से आप इनको तैयार कर पाएंगे। तो ये सिलेबस जो है उनको आप जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास दो विकल्प है। एक, नेचर ऑफ टॉपिक यानी टॉपिक के नेचर को ध्यान में रखते हुए आप पाठ्यक्रम में दिए गए टॉपिक को तैयार कीजिए, ना कि पाठ्यक्रम में जिस सीक्वेंस में दिया गया टॉपिक उसको तैयार करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप पाठ्यक्रम के टॉपिक की बात करेंगे तो पाठ्यक्रम में जो टॉपिक दिए गए हैं उनमें आपके सामने देखिए ऐसा लिखा हुआ है, विश्व के ताप एवं दाब कटिबंध, पृथ्वी का तापीय बजट, वायुमंडलीय परिसंचरण, उसके बाद वायुमंडलीय स्थिरता, अस्थिरता, भूमंडलीय एवं स्थानीय पवन, मानसून एवं जेट प्रवाह, वायु राशि एवं वाताग्र जनन, शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय चक्रवात, वर्षण के वितरण तथा प्रकार, मौसम और जलवायु, ये सब जो टॉपिक है कोई इसमें सीक्वेंस नहीं है। तो सामान्यतः वैसे लोग जो सिलेबस में टॉपिक दिया गया है उसे देखते हुए एक के बाद एक तैयार करते हैं, वही बाद में भूगोल वैकल्पिक विषय लेकर होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। क्योंकि जब आप सिलेबस में दिए गए टॉपिक को देखते हुए एक के बाद एक तैयार करेंगे तो हो सकता है उनके बीच में जो लिंक बनना चाहिए वो लिंक डेवलप नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में एक समय के बाद आप टॉपिक की तैयारी को लेकर उलझ कर रह जाएंगे और आपको ये सब्जेक्ट नहीं समझेगा। लेकिन वही जैसे हमने आपको समझाया कि पहले हमें मौसम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों को समझ लेना है, तापमान, आर्द्रता, दाब, इन सब को समझकर वर्षण की प्रक्रिया को समझना है, फिर उसे बेस बनाकर हमें एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को समझना है, फिर उसके प्रकार का अध्ययन करना है, फिर उसके प्रकार का अध्ययन करते हुए यहाँ तक जब आप अध्ययन कर रहे हैं तब अंततः मौसम और जलवायु के बीच के डिफरेंस को समझ पाएंगे। और देखिए यहाँ के बाद देखिए कोपेन थॉर्नथवेट त्रिवार्था का विश्व जलवायु वर्गीकरण, कहीं जलवायु प्रदेश नहीं दिया हुआ है, लेकिन जलवायु प्रदेश को समझने के बाद जब इनके वर्गीकरण को समझेंगे तो आपके लिए ये तैयार करना आसान हो जाएगा, नहीं तो आप इसे रटना शुरू कर देंगे। अब इसके अलावा देखिए जलीय चक्र, सबसे पहले आपको मैं जलीय चक्र ही समझाऊंगा और उसके फंडामेंटल को ध्यान में रखते हुए आपको जलीय चक्र को तैयार करना है, क्योंकि वाष्पीकरण, कंडेंसेशन, वर्षण, ये तीनों टॉपिक को मिला के जलीय चक्र तैयार होता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर ये जो सेक्शन दिया गया है, ये गलती कभी नहीं कीजिएगा कि इस सेक्शन को तैयार करते समय विश्व जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन में मानव की भूमिका, अनुक्रिया, अनुप्रयुक्त जलवायु विज्ञान एवं नगरीय जलवायु, यह जो टॉपिक है इस सेक्शन को इन्वायरमेंट के साथ तैयार करना हमेशा आपके लिए बेहतर होगा। यानी जलवायु विज्ञान के ये जो टॉपिक यहाँ मेंशन किए गए हैं, इसको इसलिए यहाँ मेंशन किया गया है कि आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि जलवायु विज्ञान का आप अध्ययन क्यों कर रहे हैं। यानी वायुमंडल में जो परिवर्तन हो रहा है, उस वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन से मानव कैसे प्रभावित हो रहा है और मानव किस प्रकार इस वायुमंडल में परिवर्तन करके जलवायु परिवर्तन की स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। अगर ये आप इसको यहाँ मेंशन नहीं किया जाता तो आप जलवायु विज्ञान का महत्व तो नहीं समझ पाते, आपके लिए शायद यह एक सैद्धांतिक टॉपिक तक ही सीमित रह जाता। इसलिए इस मेन सिलेबस में टॉपिक तो यहाँ दिया गया है, लेकिन इसे तैयार करना है इन्वायरमेंट के साथ, बल्कि उसकी जगह इसे तैयार करने के बाद समुद्र विज्ञान में जो इससे संबंधित टॉपिक है उन्हें देखना है। जैसे महासागरों का ताप, इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है, तापमान से सैलिनिटी का लिंक है, उसे तैयार करना है। सैलिनिटी और इन सब का लिंक कहीं ना कहीं तरंग और धाराओं से उन्हें तैयार करना है। तो अप्रोच क्या लेना है, पहले मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों को समझते हुए एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का अध्ययन करके हमें जलवायु प्रदेश को पहले समझना है और फिर उसके बाद जलवायु वर्गीकरण का भी अध्ययन कर लेना है और जलवायु विज्ञान को आधार बनाते हुए हमें
समुद्र विज्ञान के उस टॉपिक को तैयार करना है जिसका जलवायु विज्ञान से घनिष्ठ संबंध है। और इस तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सिलेबस जो दिखने में बड़ा नज़र आता है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ये हमेशा प्रकृति का नियम है। जब कोई चीज़ छोटा होता है, रबर बैंड है, अगर वो दिखने में उसकी वो छोटा है, उसको खींचते जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो जिस विषय का सिलेबस दिखने में छोटा नज़र आता है वो सब्जेक्टिव होता है विषय, यानी उसको कई एंगल से उसका अध्ययन करना पड़ता है। और जिस विषय का सिलेबस दिखने में बड़ा नज़र आता है वो विषय ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि उस विषय में हर एक टॉपिक को ब्रेक करके लिख दिया जाता है, इसलिए कभी भी सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। तो अंततः आज का जो डिस्कशन था उस डिस्कशन के द्वारा मुझे यह समझाना था कि किस प्रकार आप एग्जामिनेशन के डिमांड को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को एक सही दिशा देंगे। दूसरा, यदि सामान्य अध्ययन और भूगोल वैकल्पिक विषय दोनों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है तो भौतिक भूगोल को तैयार करते समय पहले जलवायु विज्ञान की तैयारी को हमें महत्व देना है, क्योंकि ये भौतिक भूगोल का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि प्राकृतिक वातावरण को प्रभावित करने वाले कारकों में मौसम या जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक है, और इसको समझने के बाद इसे ही आधार बनाकर इससे जुड़े हुए टॉपिक जो समुद्र विज्ञान में पहले उसे तैयार करना है, फिर उसके बाद भू आकृति विज्ञान की तरफ जाना है, ये समझाना था। और किसी भी टॉपिक को अगर हम तैयार करते हैं, यानी किसी भी टॉपिक की अगर हम तैयारी प्रारंभ करते हैं तो पहले उस टॉपिक के नेचर को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का एक मौलिक विश्लेषण कर लेना है, एक बेसिक एनालिसिस कर लेना है, जिससे कि हमें पता रहे कि हम कैसे एक सही क्रम में एक एक करके टॉपिक को तैयार करते हुए आगे बढ़ेंगे। और वह बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जब किसी भी टॉपिक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो पहले उस टॉपिक को समझना है, अंडरस्टैंडिंग को महत्व देना है, फिर अपनी समझ के आधार पर एक सिनॉप्सिस बनाना है, नोट्स बनाना है, जो पहले भी मैंने आपको हिंट दिया है कैसे बनाना है। नोट्स बनाने के बाद उस पर मनन करना है, मंथन करना है, सोचना है, थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है। और थॉट प्रोसेस को डेवलप करने के बाद एक तरफ अपनी समझ को लैंग्वेज देने का प्रयास करना है, दूसरी तरफ भौतिक भूगोल के टॉपिक को तैयार करते समय कोशिश कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जितना अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना ही भौतिक भूगोल पर आपकी समझ बेहतर होगी। तो एक साथ आपको दो कार्य करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए पीटी के लिए भी अपने आप को तैयार करना है, और दूसरी तरफ अपनी समझ को लैंग्वेज देते हुए एक्सप्रेशन पर अपना कमांड बनाना है। जब ऐसा करेंगे तो आपका, अगर आपकी समझ बेहतर है और आप उसे एक्सप्रेस कर देते हैं तो 150 नंबर के जो भौतिक भूगोल के क्वेश्चन आते हैं, आपको जो टारगेट करना है कि 150 नंबर का हमें भौतिक भूगोल से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है फर्स्ट पेपर में, उसमें स्टैटिक है, आप आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं। समस्या बस इतनी ही है कि व्यक्ति क्या करता है कि वह जब स्ट्रैटेजी बनाता है तो अपने सब्जेक्ट को ध्यान में नहीं रखता है, अपने वैकल्पिक विषय को केंद्र बिंदु में नहीं रखता है, और दूसरा वो ये भी नहीं सोचता है कि वो गाइडेंस किससे ले रहा है। अगर आप गाइडेंस मेरे से ले रहे हैं तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करते चलिए, उसे करने में जहाँ डिफ़िकल्टी होगी फिर आपसे मैं मिलता रहूँगा, यानी हमारे आपके बीच में लाइव सेशन के थ्रू जो इंटरेक्शन होगा उसमें आप शेयर कीजिएगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही करते हुए आगे बढ़ना है। तो नेक्स्ट जो पहला टॉपिक है उससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सबसे पहले हमें यह देखना है कि मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों में तापमान सबसे महत्वपूर्ण कारक क्यों है, और तापमान का संबंध किसी वस्तु में निहित ऊष्मा से है। तो हीट का जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि हीट क्या है, कितने प्रकार से हम हीट का अध्ययन कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, तब तक जो है आप अन्य तापमान से संबंधित विशेषताओं को आसानी से नहीं समझ पाएंगे। तो डिस्कशन का जो फर्स्ट टॉपिक है वो ऊष्मा बजट, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ हीट बजट, और ऊष्मा बजट की संकल्पना को समझने के पहले कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट को समझना है। तो मैं ये मान कर चलूँगा कि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आप साइंस बहुत पहले पढ़े हुए हैं, और पहले आपकी साइंस हीट से संबंधित कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा, जो एक प्रकार से जीएस की
तैयारी कराने वालों को समझाना पड़ता है, उसे जैसे समझेंगे तो आप टॉपिक में आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं और डिस्कशन का टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। धन्यवाद।